जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तलहा अमीन। और मैं हूं आपका फरहान अहमद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की गपशप चैनल जिस पर हम आपसे डेली क्रिकेट पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेसिकली वो मेन क्या रीजन थी जिसकी वजह से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में जो ओडीआई सीरीज है वो लूज कर गया है, वो हार गया है। हम आपको बहुत सारी रीजन बताएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में अपना जो अपनी राय है वो बतानी है कि आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान क्यों हारा है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज। हालांकि ओडीआई में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन खैर हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाया करें, ताकि आपको नई नई जो वीडियोस हैं क्रिकेट के बारे में वो आपको हम हमारे चैनल के जरिए आप तक पहुंचती रहे। जी फरहान भाई, सबसे पहले बताएं कि आप कोई एक रीजन बताएंगे, आपने ज्यादा रीजन नहीं बतानी, जस्ट पहले एक रीजन आपने बतानी है कि पाकिस्तान जो वेस्ट इंडीज से सीरीज है, ओडीआई सीरीज क्यों लूज कर गया। जी। मेरे ज़हन में तो जो रीजन है वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो 10 ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहा। जैसा कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने तकरीबन ऑलमोस्ट 35 ओवर तक बहुत ही बेहतरीन और तगड़ी बॉलिंग की थी। फास्ट बॉलर ने भी अच्छी बॉलिंग की थी और स्पिनर ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन जैसे हम 35 ओवर के बाद हिंसा क्रॉस करते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग गंदी होती चली जाती है और आखिरी 10 ओवर तो पाकिस्तान बिल्कुल बेकार करता है। इस मतलब भी आखिरी वनडे में पाकिस्तान को तकरीबन 128 स्कोर भरे हैं आखिरी 10 ओवर में। मेरे नजदीक तो मेन रीजन तो यही है कि जो 10 ओवर में हम बहुत ही घटिया लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो मेरे नजदीक में एक मेन रीजन है ना, वो ये रीजन है कि पाकिस्तान ने जो हमेशा आप कह लें कि कोई भी कप्तान बना है, हमेशा उसने एक बॉलर कम खिलाया है। पहले हम चार रेगुलर बॉलर के साथ जाते थे, एक ऑलराउंडर होता था, जो पहले की बात थी। लेकिन अब हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, हम तीन रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं और बाकी सारे ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद होते हैं। जैसा कि आखिरी अगर ओडीआई में देखा जाए तो हमारे पास जो तीन रेगुलर बॉलर थे वो हसन अली थे, नसीम शाह थे और अबरार अहमद थे। ये तीन हमारे पास रेगुलर बॉलर थे। जबकि मोहम्मद नवाज, उसके बाद साइम अयूब, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, ये चार हमारे पास ऑलराउंडर थे। हम इन चार पर रिलाइज कर रहे थे कि ये 20 ओवर हमें करके देंगे, ये चार ये जो बॉलर हैं। ये मैं बताऊं, ये कब से ऑलराउंडर की जाना शुरू हुए हैं। ये आकब जुवेद के दौर से हम जाना शुरू हुए हैं। आकब जुवेद ने कहा था कि हमें अपने ऑलराउंडर पर रिलाई करना चाहिए। उन्होंने ये जब उनकी स्टेटमेंट आई थी, इंडिया के पास भी तो ऑलराउंडर है ही है, जैसे कि जडेजा हो गया। ये उन्होंने एक दो और इंडिया के ऑलराउंडर्स का नाम लिया था कि वो भी तो ऑलराउंडर हैं, वो भी तो बॉलिंग और बैटिंग कर ही लेते हैं। तो वही फार्मूला उन्होंने पाकिस्तान की टीम पर जब अप्लाई किया तो आपने देखा है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अच्छा खैर, ये तो एक रीजन थी जो आपने बताई। अब एक और रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो मेरे ख्याल में ये रीजन है कि हमारे जो आप कह लें कि कोचिंग स्टाफ है, टीम मैनेजमेंट है, या कोई भी और जो एनालिस्ट हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट जो हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन सी पिच पर किस प्लेयर को खिलाना चाहिए। हमने सिर्फ एक सोचा होता है कि अच्छा, हारस रऊफ है, जैसे हारस रऊफ को आप अगर ऑस्ट्रेलिया में खिलाएंगे तो हारस रऊफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जैसे ही हारस रऊफ को हारस रऊफ को आप एशिया में ले आएंगे तो हारिस रऊफ को मार पड़ेगी। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉलर कौन से स्लॉट में फिक्स आता है। अब सुफियान मुकीम, ये इस जो जिस हवाले से जगह मैं पर आपको बता मैच हुआ देता है, हूँ इसमें। साइम अयूब का इतना इतना टर्न हो रहा था, आप खुद सोचेंगे अगर सुफियान मुकीम बॉलिंग कर रहा होता तो उनकी जो बॉलिंग अप्रोच है, जो बॉलिंग लेवल है, वो किस तरह का होता। जी। इसमें मैं थोड़ा ऐड करता चलूं कि जैसा कि इंडिया ने ईशांत शर्मा को सिर्फ सेना कंट्रीज के लिए रखा हुआ था, वो अपने कंट्री में ईशांत शर्मा को बहुत कम खिलाते थे। और जैसे ही वो इंडिया की टीम सेना कंट्रीज के लिए ट्रेवल करती थी, मतलब साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां ईशांत शर्मा जो है वो इंडिया की टेस्ट टीम के साथ ट्रेवल करते थे और वहां उनकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती थी। तो हम ये फार्मूला हम अपने कंट्री पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट रीजन हमारे ख्याल में यह है कि जो हम कैप्टनसिटी रोटेशन, यानी कि कैप्टन की जो रोटेशन करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे मीडिया क्या करता है, हमारी आवाम क्या करती है, हम उसमें हम खुद भी शामिल हैं। हम क्या करते हैं, हम एक सीरीज, जैसे अभी ये वेस्ट इंडीज से सीरीज हारी है,
ठीक है। अब बहुत ही हम मानते हैं कि शिकस्त हुई है और बहुत ही अबरतनाक शिकस्त हुई है, लेकिन अब सबने आप कह लें कि शोर करना स्टार्ट कर देना है कि रिजवान को कप्तानी से उतारा जाए। रिजवान कप्तानी के काबिल नहीं है, इससे कप्तानी नहीं होती। अब देखें, जब एक आप ये चीज बैट्समैनों के या आप कप्तानों के माइंड में डाल देते हैं कि आप जैसे ही एक सीरीज हारेंगे आपसे कप्तानी छीन ली जाएगी, या 2 सीरीज हारेंगे आपसे कप्तानी छीन ली जाएगी, तो वहां पर जो अप्रोच है कप्तान की वो कप्तान वाली नहीं होती सही। हाँ, आप उसको एक टेन्योर दें, आप उसको दें कि भाई आपके पास ये 2 साल का टाइम है, 2025 और 26 तक का टाइम है आपके पास। आप इस जितने भी इसके दौरान इवेंट्स आ रहे हैं, जितने भी इसके दौरान मैचेस आ रहे हैं, आपकी टोटल कारकर्दगी देखी जाएगी। वहां पर यह नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया से एक सीरीज 3-0 से जीत गए और बाकी 4 टीमों से आप सीरीज हार गए और आप कहेंगे कि आपकी कप्तानी अच्छी है, या आप कहेंगे कि अगर बाकी 4 टीमों से एक जीत गए, ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से हार गए, फिर भी आप कहेंगे कि आपकी कप्तानी अच्छी है। तो ऐसा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। आप अपने रोटेशन पॉलिसी को यूज करें। आप शाहीन शाह अफरीदी को हर मैच में ना खिलाएं, आप हारिस रऊफ को हर मैच में ना खिलाएं, ठीक है। नसीम शाह की आई थिंक मेरा नहीं ख्याल है कि अब जगह बनती है टीम में, वो उनको चाहिए कि वो वापस जाए, डोमेस्टिक खेलें, वहां पे जाके परफॉर्म करें। फिटनेस भी नहीं है, आप 130-32 की स्पीड से बॉलिंग करवा रहे हैं और आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। आपके पास ना स्विंग है, ना क्या कुछ भी नहीं है। अब आपके पास ना बाउंसर को आप ट्राई करते हैं नसीम शाह, ना यॉर्कर को ट्राई करते हैं। बस आई थिंक वो सीधा से अगर यार्ड को ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो फुल टॉस मार देते हैं, या आप बाउंसर ट्राई स्लोअर वन करने की कोशिश करते हैं तो आप बल्ले के दे देते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम का डेथ ओवर में आपने देखा होगा कि हार बहुत ही बुरा था। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी की भी फिटनेस मतलब कह लें कि स्पीड कुछ भी नहीं है, 39-40 पे बॉल कर रहे हैं। इसी तरह आपको देखना होगा कि हसन अली किस पिच पर मौजूद हैं। अब देखिए, जैसे पाकिस्तान पर मैच हुए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उस पिचेस पर, उन पिचेस पर हसन अली बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। जैसे ही वेस्ट इंडीज गए वहां पर हसन अली एक दफा फिर वैसे के वैसे ही जैसे पहले थे। लेकिन तो एज कम्पेयर टू अदर बॉलर उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बॉलिंग की है, गलत बॉलिंग की है। मैं जैसे ये कहना चाह रहा हूं, जो हमारी बात है कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि कौन सी पिच पर कौन सा बॉलर मौजूद रहेगा हमारे लिए, ठीक है। आप राणा फहीम अशरफ को आपने इतनी देर से साथ रखा हुआ है। राणा फहीम अशरफ कहां पर बॉलिंग अच्छी करता है फरहान भाई, जरा बताइएगा हमें, कोई हमें भी पता चले कि इस पिचेस पर राणा फहीम अशरफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, बैटिंग पर उन्होंने इंप्रूवमेंट जरूर लाई है अपनी, ठीक है। 1-2 फिफ्टियां की है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। फिर बॉलिंग में कोई खास उतनी कारकर्दगी नहीं है उनकी कि आप उनको कहें कि आप उनको टीम के साथ रखा हुआ है। हमें अपने यंग बॉलर्स की तरफ भी जाना होगा, हमें अपने यंग बॉलर की स्लोर को देखना होगा, जैसे कि वसीम जूनियर हो गए, आकफ जवेद हो गए, आकफ जवेद बहुत अच्छे बॉलर थे। फिर जमान खान हो गए, जमान खान को गायब कर दिया है। फिर सलमान मिर्जा, एक अहमद दानियाल बॉलर आए हैं, वो भी 145 के जो बॉलर थे, मेरे जहन से नाम निकल गया उनका, उन्होंने वो भी बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग करते रहे। मेरे जहन से उनका जो मतलब नेम निकल गया। खैर जो भी थे, अरशद अरशद इकबाल, वो तो चले गए ना, वो तो अब कभी खेले ही नहीं, अब बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट जो उन्होंने बॉलिंग की है ना इंडिया के अगेंस्ट जो इमर्जिंग एशिया कप में भी, तो उन्होंने भी बहुत ही तगड़ी बॉलिंग की है। नहीं तो देखें, आपको जिसको खिलाना होता है ना, आप उसको शहीन जो जैसे पाकिस्तान की शहीन टीम है उनके साथ रखते हैं, जैसे पाकिस्तान की ए टीम है उनके साथ रखते हैं, पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम है उनके साथ रखते हैं। लेकिन अरशद इकबाल को तो इन्होंने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, वो तो कभी गए ही नहीं है किसी दौरे पर। नाज़रीन, आपको एक खुशखबरी देते चले, एक आपके लिए खुशखबरी भी है कि जो सलमान मिर्जा है वो पाकिस्तान की जो एशिया कप के स्क्वाड में वापस आ रहे हैं, यकीनी तौर पर वापस आ रहे हैं। पहले जो है उनको जो टीम गई है, जो ऑस्ट्रेलिया डार्विन में गई है, जो टॉप 20 जो है टूर्नामेंट, उसके लिए जो गई है, पहले उसमें उनको रखा गया था सलमान मिर्जा को, लेकिन बाद में उनकी जगह जो है वो वसीम जूनियर को भेज दिया गया टॉप 20 टूर्नामेंट में, और जो है वो सलमान मिर्जा को सिलेक्शन से निकाल दिया गया। इसका यही मतलब है यकीनी तौर पर कि उनको कहा गया कि आप अपने आप को फिट रखें, अपने आप को तैयार रखें, आप यकीनी तौर पर एशिया कप का जो है वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। यार हम आपको एशिया कप के हवाले से बाद में डिटेल देंगे, कौन सा हिस्सा बनेगा, कौन सा प्लेयर हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज से शिकस्त की वजह क्या बनी पाकिस्तान टीम। उसमें एक और बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान की टीम के फिटनेस मसाइल। इसलिए कह रहा है, जब ये जो कॉम्बो बनेगा, एक तरफ से शहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा होगा एशिया कप में, दूसरी तरफ से जो है वो सलमान मिर्जा कर रहे होंगे, जैसे कि जो पीएसएल में इन्होंने
कॉम्बो बनाया हुआ था, तो हमें वो देखने का एक लुत्फ आएगा कि जब उनकी बॉलिंग दोनों एंड से ऐसे चल रही होगी। जी खैर वेस्ट इंडीज से अगर सीरीज हारने की वजह एक और भी है हमारे पास के फिटनेस मसाइल। हमारे जो टीम के फिटनेस मसाइल है वो हल नहीं हो रहे। हमारे इंजर्ड प्लेयर खेल रहे होते हैं, जो सही प्लेयर वो बाहर बैठे होते हैं। जैसे कि आप कह लेंगे ये नसीम शाह की एग्जांपल ले लें आप। नसीम शाह अभी की जो फिटनेस है उनकी ऐसी नहीं है कि वो इंटरनेशनल मैच में खेल सकें। 2 ओवर करवाने के बाद उनका जो सांस है वो फूला हुआ होता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं जैसे उन्होंने 20 ओवर लगातार डाल दिए हैं 2 ओवर करने के बाद। तो ये खैर हम सिर्फ स्पेसिफिकली नसीम शाह के पीछे नहीं पड़े हुए, हम ये जस्ट कहना चाह रहे हैं कि फिटनेस मसाइल पाकिस्तान टीम में बहुत बड़ा एक इशू है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम मुसलसल शिकस्त से 2-4 हो रही है। और एक और रीजन आपको बताते चले, बाबर आजम की जो बैटिंग है जो फ्लॉप क्यों हुई है। देखें आप बाबर आजम से उम्मीद क्या करते हैं। आप बाबर आजम से आपने ये उम्मीद लगाना स्टार्ट कर दी कि आप चाहते हैं कि बाबर आजम हमें चौके छक्के लगा के दे। अब बाबर आजम शीन वाटसन नहीं है, बाबर आजम आपका ठीक है जायसवाल नहीं है, बाबर आजम आपका टीम डेविड नहीं है, बाबर आजम आपका सूर्य कुमार यादव नहीं है। बाबर आजम ही है। और अगर बाबर आजम जैसे देखे इंग्लैंड में जोए रूट अगर बटलर बनने की कोशिश करेगा तो रूट नहीं रहेगा, ठीक है, रूट फ्लॉप हो जाएगा। इसी तरह बाबर आजम से आपने उम्मीदें ये लगाई हैं कि बाबर आजम हमें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बना के दें। अब वो उस तरह का कैलिबर का प्लेयर ही नहीं है कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। हाँ जब वो सेट हो जाएगा देन वो स्कोर कर लेगा, थोड़ा सा तेज कर लेगा, अदरवाइज वो उसको पहले अपने अब क्या हुआ बाबर आजम को अच्छे स्ट्राइक रेट की वजह से शॉटे खेलते खेलते ठीक है बाबर आजम आउट हो जाता है। अपनी नेचुरल गेम है वो नेचुरल गेम वो बिल्कुल छोड़ गया है, उसकी वजह से बाबर आजम फ्लॉप भी हो गया है। बाबर आजम की ओडीआई रैंकिंग में भी वो 3रे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने अपनी बैटिंग टेक्निक पर भी इतना काम नहीं किया। नहीं टेक्निक वही है ना। देखिए आप अगर कहते हैं कि आप उस टेक्निक को छोड़ के आप किसी दूसरी टेक्निक को अपनाएंगे तो यकीनन आप पिछली टेक्निक्स को खत्म कर देंगे, फिर नई टेक्निक को लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड बॉलर्स के अगेंस्ट फंस जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक अगर बॉलर है वो राइट हैंड बॉलिंग करता है, आप उसे कहे नहीं आप लेफ्ट हैंड बॉलिंग करना स्टार्ट कर दो, तो उसके जो थोड़े 1-2 साल बाद या 1-2 महीने बाद उसके जो राइट आर्म से बॉलिंग करने की स्पीड थी या जो स्टाइल थे वो सारा का सारा वो भी खत्म हो जाएगा। और लेफ्ट आर्म से तो वो पहले था ही नहीं, नहीं कर सकेगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे भी फंस जाते हैं। नहीं फंसना एक अलग बात है। काफी देर से वो मतलब उनकी यही अपनी वो खामियों से आउट हो रहे हैं। उन्होंने अपनी खामियों पर जो है वो काबू नहीं पाया, जिसकी बिना पर जो है वो ये मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं। अच्छा एक और रीजन है इसमें कि हमारे जो बैट्समैन है ना, मेन बैट्समैन, उन्होंने 10-10 ओवर करना स्टार्ट कर दिए, जैसे साइम अयूब, सलमान अली आगा। अब देखिए आप एक जो बैट्समैन है वो 10 ओवर करवा के आएगा तो वो उस तरीके से बैटिंग नहीं कर सकेगा। जब वो सुबह उठेगा, सुबह मैच के लिए तैयार होगा तो उसके जहन में ये होगा कि मैंने 10 ओवर भी करने हैं, मैंने फील्डिंग भी करनी है, मैंने बॉलिंग भी करनी है और मैंने बैटिंग भी करनी है। तो वो फिर किस तरह का परफॉर्मेंस, सब में फिर थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस ही देगा ना, किसी एक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। बॉलिंग में खैर वो क्योंकि बैटिंग ऑलराउंडर है तो वो यकीनन एक ओवर में कोई एक आधी गेंद ऐसी करवा देते हैं खराब गेंद जिसपे बैट्समैन को स्कोर बनाने का मौका मिल जाता है। ये तो अब हमारे कप्तान को चाहिए कि हमें पूरे प्रॉपर बॉलर के साथ जाना चाहिए, जिस तरह के हम आगे जाते थे। हमें 4 प्रॉपर बॉलर, फास्ट ना भी हो वो अलग बात है, वो पिच के लिहाज से देखना चाहिए आपको, फास्ट खिलाने 4 प्रॉपर बॉलर होने चाहिए, 4 प्रॉपर बॉलर हो जो सिर्फ बॉलर हो, उसमें ऑलराउंडर की बात नहीं, बिल्कुल बॉलर। बाकी जो 5वां है वो आप आधे ऑलराउंडर के तौर पे यूज कर सकते हैं, 5 आप बैट्समैन शामिल कर लें। हाँ ये आपको देखना पड़ेगा। खैर लेकिन दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या खामियां नजर आई पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज से हारने में, क्या रीजंस थी जो जिसकी वजह से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा। आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।